कृषि दर्शन के देखिए जम्मू संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, आम होते फल के राजा। काबर की ओकर कई प्रकार के महत्व है। संगवारी हो, आम के फल से लेकर के पेड़ पौधा और पत्ता तक के भी महत्व होते, चाहे वो भौतिक हो चाहे धार्मिक हो। फिर संगवारी हो, आम के खेती कैसे करना चाहिए, कौन कौन से प्रकार के आम लगाना चाहिए। हमारे किसान भाई मन बर आज के हमारे विषय है कि हम आम के उन्नत खेती कैसन ढंग के करन, ओकर विषय में हम आप मन ला ढेर जानकारी देबो। लेकिन ओकर से पहली आप मन बर है कुछ खास। कृषि विभाग में संचालित कुछ योजनाओं के बारे में बताने जा रही हूं, जिससे कि किसान भाइयों को निश्चित ही कुछ लाभ प्राप्त होगा। जैसा कि आज हमारा माहौल जैविक खेती का है, तो मैं आपको पहले जैविक खेती से संबंधित योजनाओं के बारे में बता रही हूं। इस जैविक खेती में सबसे पहले हम मनरेगा योजना के तहत वर्मी टाकों का निर्माण कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए यह इसकी लागत 16,000 रुपये है। जिन भी किसान भाई वर्मी टाका बनवाना चाहते हैं वह अपने ग्राम पंचायत के माध्यम से हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को आवेदन दे सकते हैं और प्रस्ताव दे सकते हैं, जिससे कि एक गांव में हम जितने भी किसान भाई बनाना चाहते हैं उनके यहाँ पर हम वर्मी टाके बनवाएंगे। साथ ही साथ हम नगरीय क्षेत्र में अभी कुओं का निर्माण भी कर रहे हैं और जो सफल होने पर हम इनको जिले के अन्य विकास खंडों में भी इसको लेके जाएंगे। इसके अलावा कुछ हमारी ये योजना है जो शासन की तरफ से है। एक सबसे बहुत अच्छा जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम चल रहा है कौशल दक्षता उन्नयन, उसके तहत जो भी बेरोजगार युवक है कुछ रोजगार करना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, तो कुछ प्रशिक्षण हमारे विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि ट्रैक्टर रिपेयरिंग का कोर्स है, पंप रिपेयरिंग का कोर्स है और स्प्रिंकलर है। इसके अलावा डस्टर है। इन सब के रिपेयरिंग कोर्स अलग अलग हम चला रहे हैं। टिलेज इक्विपमेंट्स के भी हम कोर्स चला रहे हैं, जो कि इसका 1.5 से 2 माह के प्रशिक्षण के बाद हम किसानों को कई तरीके से मदद करते हैं। जैसे कि हम उनको ऋण, दुकान अगर खोलना चाहते हैं तो हम उनको ऋण दिलाते हैं। आजकल मुद्रा योजना बैंकों में चल रही है, उसके तहत हमको ऋण दिलाते हैं। तो वही संगवारी हो कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि आज हम गोट बात करबो, चर्चा करबो कि हम आम के उन्नत खेती कैसन ढंग के कर सकन, ये विषय में। और यही विषय में चर्चा करे बर आज हमारे संग में हवे डॉक्टर H.G. शर्मा जी। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है। और शर्मा जी है फल विज्ञान के वैज्ञानिक है। शर्मा जी, हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि हमारे किसान भाई मन संगवारी मन देखत है, और सबले पहली तो आप मन वैज्ञानिक हरो, नवा प्रकार के वेराइटी ला निकालत हो। का फायदा है हमारे किसान भाई मल्ला आम के खेती ले, कितना मुनाफा हो सकता है? देखिए, जैसा कि अभी आपने जानते हैं और आप सब लोग कहते भी हैं कि आम फलों का राजा है। और फलों का राजा वो इसलिए है क्योंकि उसमें जो है तो अगर आप देखें तो एक तो स्वाद बहुत बढ़िया होता है, उसमें विटामिन्स, मिनरल्स और एकदम शक्कर की मात्रा बहुत अच्छी होती है और उत्तम स्वाद का होता है, इसलिए उसको फलों का राजा भी कहा गया है। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप उपयोग के बारे में देखें तो इसमें जो है तो फल को सीधा खाया जाता है, काट के भी खाते हैं, चूसने वाले आम भी होते हैं। इसके अगर आप देखें तो जड़ से लेके फूल, पत्ती, तना सभी कुछ उपयोगी है, कहीं न कहीं उपयोगी है। तो इसलिए अगर हम देखें तो ये जो आम है, इसलिए इसको सब कुल मिला के फलों का राजा कहा जाता है। अब इसकी बात ये आती है कि चूँकि ये हम आम की खेती के बारे में आपने पूछा है, तो इसकी खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये होता है कि हम इसकी जो है तो लगाने की प्रक्रिया कैसे शुरू करें, है ना। लगाने की प्रक्रिया में सबसे पहले चीज़ आती है कि इसके लिए गड्ढे, है ना। तो जैसा हमने आपको बताया कि गड्ढे जनरली जो है तो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा इसके लिए उपयुक्त होता है। कई बार हमने किसानों को कहते हुए देखा है, और ये चीज़ हमने देखा है कि अगर किसान भाई कभी कभी क्या करते हैं, पौधा ले आने के बाद थोड़ा सा गड्ढा खोदा और उसको थोड़े से गड्ढे में ही लगा देते हैं। भाई
उनका कहना ये होता है कि क्या लगाना ही तो है, मिट्टी में तो डालना है और उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ किसान भाइयों, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अगर आप देखें कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा जब हम बनाते हैं तो एक छोटी सी डबरी हो जाती है। अब एक छोटी सी डबरी में थोड़ा सा पौधा, 1-1.5 फीट का पौधा लगाने में किसान सोचता है इतना मेहनत क्यों करें, लेकिन उसका सर आपको 5 साल बाद जब वो फल देगा जिसके लिए आपने लगाया है, उस समय आपको क्लियर अंतर देता है। इसलिए यहाँ मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि गड्ढा करने में कभी कमी ना करें, जो उसको रिकमेंडेड गड्ढा है वही लगाएं। दूसरा, गड्ढे का जो डिस्टेंस है वो निश्चित होना चाहिए। जैसे कुछ किस्में होती हैं जो कि जनरली जो इसकी दूरी है वो 10 मीटर या 12 मीटर के डिस्टेंस पे लगाते हैं, है ना। वो जब हाई डेंसिटी की अभी आगे बात करेंगे तो उसको बताएंगे। तो ये 2 चीज़ों बहुत ज़रूरी है कि गड्ढा का जो आकार है वो समुचित होना चाहिए और उसकी दूरी पर्याप्त होना चाहिए। बात करते हैं कि पौध तैयार करे के, तो हमारे किसान भाई मन है कैसन टाइप के पौध के तैयार करे, किस का ओकर प्रोसीजर है, का विधि है पौध तैयार करे के। चूँकि मैंने गड्ढा की बात की, उनमें लगाने के लिए ये तो ज़रूरी है कि किसान भाई हमारे जो भी पौधे लगाएं अपने खेतों में, प्लांटिंग करें, वो विशुद्ध होना चाहिए और विश्वसनीय जगह से होना चाहिए। अगर जो लगाने का जो तरीका होता है, इसको तैयार करने का तरीका होता है, जनरली क्या होता है कि जो बीजू आम है, अगर हम बीज ले आएँ और बीज को लगा दें तो वो उस तरह का नहीं होता है। जैसा हमने मान लीजिए एक बहुत अच्छी किस्म का बीज हमने लाया, गुठली, उसको हमने लगा दिया, लेकिन जब वो पेड़ बनेगा उसमें क्या किस्म होगी हमको मालूम नहीं है। तो इसलिए कलम द्वारा जो पौधे तैयार किए जाते हैं वो इसके लिए उत्तम होते हैं, उनके गुणों में विभिन्नता नहीं होती। जैसे अगर हमने आपसे बताया ना, छत्तीसगढ़ नंदी राज को अगर हमने कलम किया है, कलम द्वारा तैयार किया है, तो वो छत्तीसगढ़ नंदी राज ही होगा। इसके 3-4 विधियाँ हैं। एक तो हम क्या करते हैं, इसमें एक साइड ग्राफ्टिंग कहलाती है, एक वेनियर ग्राफ्टिंग कहलाती है और एक इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग कहलाती है। ये मतलब कलम तैयार करने की विधियां हैं। तो ये 2-3 विधियों से हम कलम को तैयार करते हैं। और कलम तैयार करने के लिए 2 चीज़ की ज़रूरत होती है। एक तो जो जड़ वाला भाग बनाता है जिसको हम रूट स्टॉक बोलते हैं, और एक सायन भाग होता है जिसको मतलब जिसकी कि हमको कलम बांधनी है। ये दो पौधों को आपस में मिला के तैयार किया जाता है। जड़ वाला भाग ऐसा होना चाहिए, जैसे एक हमारे यहाँ एक कहना चाहिए रेगुलर बेयरिंग वैरायटी कहलाती है कुरुक्कन एक किस्म है जिसमें कि जो रूट स्टॉक जो हम तैयार करते हैं उसमें यदि हम उन्नत किस्मों की ग्राफ्टिंग करें तो जो बगीचा तैयार करेंगे 100-200 पौधों का, एकदम बराबर बगीचा तैयार होगा। ये रूट स्टॉक अलग अलग बिगरस रूट स्टॉक भी हैं, ज़्यादा बढ़ने वाले भी हैं। मतलब कहना चाहिए कि जो छोटे होने पौधे तैयार करना उनके लिए भी रूट स्टॉक है। तो इस तरह आजकल रूट स्टॉक भी अलग अलग अपने इच्छानुरूप अपन रूट स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे किसान भाई मन हाँ गड्ढा ला खोद लीन है और ओकर बाद में बढ़िया ओमन हाँ ओमा खाद वाद डाल करके बोला तैयार कर ली से। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमला लगाए के तरीका जो आप बताते रहे हो, वो लगाए के तरीका कैसन होना चाहिए, कब लगाना है, बोला सुबह शाम, और वो लगाए के समय में हम लोग कौन कौन से बात के विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये ला बताते हैं। लगाने का सबसे उपयुक्त समय या तो सवेरे है जबकि तेज़ धूप न हो, या कि शाम को है। और गड्ढे को इस लगाते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब हम आम के पौधे लाते हैं, आम के पौधे के साथ मिट्टी भी लगी होती है, वो मिट्टी टूटनी नहीं चाहिए। जड़ के साथ जो बंधी हुई मिट्टी है वो टूटनी नहीं चाहिए। टूटने से पौधे के मरने का चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए बिना उस मिट्टी के बाल को डैमेज किए, बिना उसको नुकसान पहुंचाए, सीधा जो गड्ढा किया है वहाँ पे बीचों बीच लगाना चाहिए और उसको उसमें वहाँ की मिट्टी को दबा के और तुरंत सिंचाई करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, सुघर जानकारी हमन देवत हन, हमारे संगवारी मन घलो ध्यान पूर्वक सुनत हवे, लेकिन बेरा हो गए एक सुंदर संदेश ला सुने के। तो संदेश के बाद कार्यक्रम में संगवारी हो आप मन के फिर से स्वागत करबो। आप मन देखो ये संदेश ला। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप,
लाइट, ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। जी किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो संगवारी हो, संदेश के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपन के स्वागत है। जैसे कि हमारे गोट बात चलाती से चर्चा चलाती से कि हम हाँ आम के उन्नत खेती कैसन ढंग के कर सकन, ये विषय में और यही विषय में ढेर चर्चा चलत रही से। अब हम बात करते हैं कि आम एक बहुवर्षीय फसल है। डॉक्टर साहब, आम के सिंचाई प्रबंधन कैसन होना चाहिए और का हमारे किसान भाई मन हाँ, जैसे आप बताए हो कि लगातार फल लेने वाला वृक्ष भी अलग होते और बीच बीच में गैप करने वाला भी अलग होते, ये का कॉन्सेप्ट है, कैसन ढंग के हमारे किसान भाई अलग समझ पाए? हाँ, जहाँ तक सिंचाई की बात है, आम में जो है तो सिंचाई साल में जो है तो 2 ही बार की जाती है। मतलब 2 बार का मेरा मतलब है कि खाद भी 2 बार दी जाती है और इसीलिए सिंचाई जो है तो 2 बार कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन उसके बारे में किस तरह करते हैं मैं आपको आगे बता रहा हूँ। एक्चुअल में जैसे बरसात ख़त्म होती है, बरसात ख़त्म होने के तुरंत बाद जो उसमें अनावश्यक रूप से बरसात में बीड बन कचरा आ गया है, उसको साफ करने के बाद
पौधा है जितनी माने चौड़ाई में चारों तरफ फैला हुआ है जमीन के ऊपर, उतनी चौड़ाई में नीचे थाला बनाना चाहिए। और थाला बनाने के बाद उसकी गुड़ाई करना चाहिए। गुड़ाई करने के बाद उसमें जो भी निर्धारित मात्रा की खाद है, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, वो निर्धारित मात्रा की खाद दोनों, माने खाद और फर्टिलाइजर, मतलब जो रासायनिक खाद और गोबर की खाद, दोनों को अच्छी तरह मिला के और उसकी सिंचाई करनी चाहिए। ये सिंचाई एक बार, मैंने बताया कि बरसात के बाद एक बार सिंचाई करने के बाद ये सिंचाई रोक देना चाहिए। इसके बाद सिंचाई बंद कर देते हैं, क्योंकि बीच में अगर इसकी सिंचाई की जाती है तो जैसे मैंने आपको बताया आम की बौर में प्रभाव पड़ता है और फर्टिलाइज़र का मिक्सचर पूरे उसके कैनापी एरिया अपन बोलते हैं, जो ऊपर फैला होता है, वही नीचे गुड़ाई करके और उसमें खाद डाल के और सिंचाई करते हैं। अब की बार जो सिंचाई करते हैं, ये सिंचाई निर्धारित मात्रा मतलब निश्चित समय पे, जैसे अगर हम एक हफ्ते में करते हैं तो एक हफ्ते में करते रहना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आप बताया हो कि खाद के एक पैमाना होना चाहिए, एक मात्रा होना चाहिए, वही विषय में हम चर्चा करते रहे, वो क्या होना चाहिए? उनमें क्या होता है कि 10 किलो गोबर की खाद और करीब 200 ग्राम नाइट्रोजन, 200 ग्राम फास्फोरस और 300 ग्राम पोटास, ये पर पौधे के या पर गड्ढा आप कह लो, उसके हिसाब से देना चाहिए। और इतनी मात्रा हर साल बढ़ाते जाना चाहिए। और हम ये मान के चलते हैं कि 5 साल के बाद इसमें फलत लेनी चाहिए। हालांकि हो सकता है कभी कभी फलत पहले भी चालू हो जाती है, लेकिन उसको फूल को या फल को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसका पौधे का पहले विकास जरूरी है। तो जब पौधे का विकास पर्याप्त रूप से हो जाता है तो 5 साल बाद इसमें फलत लेना चाहिए। तो 5 साल बाद फलत लेने के समय जो इसका कहना चाहिए जो खाद की मात्रा है वो अलग हो जाती है। तो जैसे मैंने बताया कि जैसे 10-10 किलो गोबर की खाद डालते हैं तो ये 5वें साल 50 किलो हो जाती है। तो हर पौधा में 50 किलो गोबर की खाद, 200 ग्राम नाइट्रोजन डालते हैं तो 1 किलो नाइट्रोजन खाद, 6वें साल की बात कर रहा हूँ, 6वें साल 50 किलो गोबर की खाद, 1 किलो नाइट्रोजन, 1 किलो फास्फोरस और करीब 1.5 किलो पोटास के हिसाब से प्रति पौधा में इसमें मिट्टी में मिला के और 2 बार में आधी खाद मैंने जैसा कि बताया आपको बरसात के बाद, और आधी खाद को जब इसमें फलक चालू होती है फरवरी में, जिस समय मटर के दाने के आकार के हो जाते हैं, उस समय से इसमें देके तो इसमें फलों की अच्छी पैदावार। कई जन किसान भाई मन ये शिकायत करते कि हमार जिन फल जो बौर लगे हवे वो बहुत ज़्यादा झड़त है, फूल मन झड़त हवे, तो भाई किसन ढंग के एक समस्या का निदान होना चाहिए या ओकर मन के विचार सही है गलत है का है? हाँ, ये आपने सही सवाल किया। एक्चुअल में देखिए, पौधों फलों या फूलों का झड़ना आम में एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। क्योंकि अगर इसमें फल नहीं झड़ेंगे तो इसके फलों का जो वजन है वो, क्योंकि अगर आप देखें बौर में लाखों फूल रहते हैं, अगर वो सब सेट हो जाएंगे और सब लग जाएंगे तो शाखाएं टूट सकती हैं, मतलब उतना ज़्यादा लोड भी नहीं सह पाएगा। तो एक नेचुरल प्रक्रिया है। लेकिन जब ये ज़्यादा झड़ने लगता है तो एक माने समस्या होती है, समस्या अपन इसको मान सकते हैं। तो अगर नेचुरल रूप से गिर रहे हैं, कुछ तो गिरेंगे ही, तो उसमें ज़्यादा किसानों को इसमें ध्यान नहीं देना चाहिए, वो गिरने की प्रक्रिया चलती है। पर जब आपको लगे कि नहीं, नीचे पूरे के पूरे फल गिरे पड़े हैं और अगर एक बौर में एक फल है वो भी टूट के गिर रहा है, तब इसके लिए दवाई का उपयोग करते हैं। और ये जो है तो इसमें Na 200 ppm के हिसाब से इसमें जब वो मटर के दाने के आकार के हो जाते हैं तब इसका स्प्रे करना चाहिए, तो उसमें निजात मिल जाती है। लेकिन मैं आप ये बार बार किसानों को समझा रहा हूँ कि ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। आम से फल और फूल को झड़ना कोई बड़ी भारी बीमारी नहीं मान सकते। तो यानी कि कहा जाए कि एक बौर में कितना अकन फल लगी तो वाला हम अच्छा मान सकते हैं? एक में अगर अभी आप देखेंगे तो एक भी फल लगता है, और अगर बौर पर्याप्त अच्छा बौर आई है तो उसमें पर्याप्त होता है। लेकिन 2-3 फल अगर लगे हैं तो 2-3 फल में बहुत हैवी फ्रूटिंग बोलते हैं उसको, बम्पर फ्रूटिंग जिसको बोलते हैं, अगर एक बौर में लग गया तो। जी हाँ। तो डॉक्टर साहब, ये तो बहुत सुघर बात बताया हो कि किसान भाई मन एकर बिल्कुल भी चिंता मत करे कि यदि अगर कहीं कोनो प्रकार के ऐसा घटना होत है तो। लेकिन एक संगे संग हम लास्ट में एक चीज़ बहुत छोटे रूप में जानना चाहबो कि विशेष रूप से कौन कौन से प्रकार के बीमारी ये में लगत हुई? हाँ, देखिए, इसमें हम बीमारी की बात करते हैं अपने छत्तीसगढ़ में, एक बीमारी और एक कीड़ा, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि जैसे बोलते हैं ना, आम में एकांतर फलन बोलते हैं, एक साल फलता है एक साल नहीं फलता है। इनकी वजह से कभी कभी फला हुआ आम भी बेकार हो जाता है।
जैसे एक फुदका होता है, अगर आप देखें ठंड जनवरी फरवरी में अगर आप पेड़ के पास से गुजरें तो एकदम उड़ते हैं और आपके ऊपर लिपट जाएंगे, फुदकने वाले हरे हरे। आप दिवाली के समय देखिए लाइट में बहुत सारे आते हैं, वो फुदका कीड़ा होता है। दूसरा जो है बीमारी के रूप में जिस समय बौर आती है, बौर आने के समय इसमें क्या होता है, अगर आप देखिए तो सफ़ेद सफ़ेद पाउडर जैसा दिखता है और बाद में बौर सूख जाती है। इसको पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी बोलते हैं। ये क्या होता है कि जब रात में दिन में गर्मी पड़ने लगे और रात ठंडी ज़्यादा हो, मॉइस्चर ज़्यादा, बरसात के बाद मॉइस्चर होती ही है, उस समय ये होती है। तो इस समय ये बीमारी पूरा का पूरा बौर को सुखा देती है, जिसके कारण एक भी फल नहीं लगता है। तो बाज़ार में एक दवाई मिलती है जिसको बोलते हैं कैराथेन, और उसके बाद जो है तो कैराथेन का 0.1% जो मिक्सचर होता है, उस मिक्सचर को अगर हम स्प्रे करें 2 बार, एक बार फूल आने के समय, फूल क्या होता है, फूल आते हैं और फूल खिलते हैं, खिलने के पहले, और एक जब फूल सेट हो जाता है, मटर के दाने हो जाते हैं, उस समय यदि 2 बार हम स्प्रे करें तो इस तरह की बीमारी से निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब सुघर जानकारी आप दे हो हमारे संगवारी मन ला, एक बार आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि संगवारी हो आप मन देखो सुने कि कैसन ढंग के हमारे वैज्ञानिक मन हा आप मन पर नवा रिसर्च करके अपन हिसाब से, नया नया जलवायु के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से आप मन हा अपन क्षेत्र में नवा वेराइटी आम के लगा सकत हो, और ओकर देखभाल ला भी वैसने करना है जैसे हमारे डॉक्टर साहब बताए हवे। एक संगे संगवारी हो आप मन हा सुघर ज्ञान के बात ला सुने हो। अब मैं आप मन ला सुनात हूँ एक सुघर गीत संगीत ला, तो आप मन देखो और सुनाओ ये गीत ला। अरे परदेसिया आए ते मोरे गाँव माँ, अरे परदेसिया आए ते मोरे गाँव माँ, मायाला बढ़ा के भुलाए मोरे नामला, मायाला बढ़ा के भुलाए मोरे नामला। अरे परदेसिया लागे नहीं प्रिय कैसे, रसी तो थोरे जो हती रही थवाही मोरे जमुरिया गई, मोरे पर पिरोही तो लागे नहीं प्रिय। बछरी भाई के देखे नहीं हूँ, बछरी भाई के देखे नहीं हूँ, मैं हाथ तुर छाओला, मायाला बढ़ा के भुलाए मोरे नामला, मायाला बढ़ा के भुलाए मोरे नामला। अरे परदेसिया भैया सुघर गीत रही से संगवारी हो। आज के गीत और आज के ज्ञान ला आप मन हा याद रखू। और हाँ संगवारी हो आप मन हमन ला पत्र व्यवहार करत रहू। हमार पता तो आप मन ला पता है, कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 492007। संगवारी हो हमार मन के ईमेल पता गलो के ईमेल पता है program dd के रायपुर @yahoo.com।
आप मन हमन ला पत्र लिखाओ, ईमेल करो संगवारी हो, आप मन के पत्र के ईमेल के स्वागत है। आपके मितान हाँ अगले अंक में नवा विषय के संग फेरा ही, तब तक बर जय जोहार।